हेलो दोस्तों, आज हम भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की कड़ी में पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में जानेंगे। इससे पहले हमने पढ़ा था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में। जिन्होंने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में नहीं पढ़ा है वो कृपया करके इस चैनल पर टारगेट एग्जाम फाइल चैनल पर जाकर 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में जान सकते हैं। तो आज हम भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में हम पढ़ते हैं पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पहली बात तो यह कि इस एक्ट को लाया क्यों गया था। इस एक्ट को लाने के पीछे कारण था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ कमियां रह गई थी। उन कमियों को दूर करने के लिए 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया था। तो क्वेश्चन एक बार यह आया हुआ है कि पिट्स इंडिया एक्ट लाया क्यों गया था, तो आप आसानी से इसका उत्तर दे सकते हैं। इस एक्ट में ऐसा क्या प्रावधान, उससे कौन थे, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, पिट्स। उसमें गवर्नर जनरल कौन थे, वारेन हेस्टिंग। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का जब एक्ट लाया गया था उस समय भारत के बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे, तो आप आसानी से उत्तर दे सकते हो, वारेन हेस्टिंग। इस एक्ट में क्या प्रावधान किया गया था। इस एक्ट में देखो, पहला प्रावधान, भारत में पहली बार ब्रिटिश सरकार द्वारा और कंपनी द्वारा, कंपनी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा शासन होने लगा था। इस प्रकार से भारत पहली बार क्या बन गया, ब्रिटिश अधिकृत भारतीय प्रदेश। यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है एग्जाम में, ब्रिटिश अधिकृत भारतीय प्रदेश कब बना, तो आप आसानी से उत्तर दे सकते हैं 1784 को। इस प्रकार से हम इस एक्ट में और क्या प्रावधान थे, इसका मतलब यहां ब्रिटिश सरकार और कंपनी यानी दो जगह से शासन हो रहा था। ब्रिटिश सरकार ही कर रही थी और ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही थी। इसलिए हम कह सकते हैं कि 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट ने भारत में द्वैध शासन की शुरुआत कर दी। बहुत इंपॉर्टेंट है, द्वैध शासन। तो द्वैध शासन की शुरुआत किस एक्ट के माध्यम से की गई, तो आप आसानी से उत्तर दे सकते हो, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में द्वैध शासन की शुरुआत की गई थी। यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया। इतना ही नहीं, शुरुआत यहां हुई थी, कई बार आगे चल के ये भी पूछेंगे कि इसकी समाप्त कब हुआ था भारत में द्वैध शासन, तो आप आसानी से उत्तर दे सकते हो कि 1858 में भारत में द्वैध शासन समाप्त हो गया था। जो यहां शुरुआत हुआ था ना, वो 1858 में जाके समाप्त हुआ था। हम उस 1858 में कैसे समाप्त हुआ, क्योंकि उसमें बीओसी, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी अधिकार छीन लिए जाते हैं, वहां से ईस्ट इंडिया कंपनी हट जाती है और पूरा अधिकार क्षेत्र किसके अंतर्गत आ जाता है, ब्रिटिश सरकार के अधीन हो जाता है। इस प्रकार से भारत से द्वैध शासन समाप्त हो जाता है, जिसकी शुरुआत कब पड़ी थी, 1784 में। ये दोनों प्रकार के क्वेश्चन आपको याद करने हैं कि भारत में द्वैध शासन की शुरुआत कब हुई थी और इसको समाप्त कब किया गया था, तो आप आसानी से उत्तर दे सकते हो। इसको समाप्त किया गया 1858 में, शुरुआत हुई थी 1784 को। क्या हुआ था द्वैध शासन में, एक तो संस्था बनाई गई थी BOC, जिसका पूरा नाम है बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो एक 6 सदस्यीय संस्था थी। इसका काम क्या था, प्रशासनिक मामलों की देखरेख, या यूं कह देते हैं राजनीतिक मामलों की देखरेख। राजनीतिक मामले यानी यूं कह सकते हैं सैन्य था, भू राजस्व संबंधी मामलों की देखरेख BOC कर रही थी। इसका कार्यालय कहां था, BOC का बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इसका मतलब इसका कार्यालय था लंदन में। कहां था, लंदन में रहती ये संस्था भारत के ऊपर नियंत्रण कर रही थी। दूसरी थी BOD, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जिनकी संख्या 24 थी और ये किस प्रकार के मामलों की देखरेख कर रहा था, व्यापारिक मामलों की देखरेख कर रही थी। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भारत में शासन दो जगह
दो तरीके से बट गया, एक प्रशासनिक मामलों को लेकर अलग और व्यापारिक मामलों को लेकर अलग है। इसलिए हम कह सकते हैं कि 1784 के क्विट्स इंडिया एक्ट ने भारत में द्वैत शासन की नींव डाल दी। जब हम आगे बढ़ते हैं कि द्वैत शासन, ये थोड़ा और आगे क्लिष्ट देखो। द्वैत शासन शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था? लियोनिल कार्टिस ने अपनी एक पुस्तक थी डायरेक्टी में, जिसमें इस शब्द का प्रयोग किया था। ये डायरेक्टी पुस्तक कई बार पूछा गया है। और द्वैत शासन की नींव ये शब्द किसने दिया था? लियोनिल कार्टिस ने। इसके बारे में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद हम पढ़ते हैं BOC, जो एक 6 सदस्य थी। वो 6 सदस्य कौन थे? जो कि ब्रिटिश सरकार की जो प्रिवी काउंसिल के सदस्य थे ना, वहां से चुन के आते थे 6 सदस्य। इसके अलावा इस पिट्स इंडिया एक्ट में क्या प्रावधान किया गया था? इस पिट्स इंडिया एक्ट में प्रावधान किया गया था, गवर्नर जनरल जो की कार्यकारिणी परिषद थी ना, उसमें सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई थी। जिसके बारे में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में पढ़ा था कि गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में एक तो गवर्नर जनरल प्लस 4 सदस्य थे, जो याद आकर 4 से घटाकर हमने कितने कर दिए? 3 कर दिए। क्यों कर दिए? क्यों इसलिए कर दिए क्योंकि थोड़ा बहुत गवर्नर जनरल की शक्तियों को बढ़ाया जा रहा था। कारण क्या था? क्योंकि गवर्नर जनरल जब भी कोई निर्णय लेता वो बहुमत के आधार पर होते थे। सदस्य एक तरफ हो जाते और गवर्नर जनरल एक तरफ, इसलिए निर्णय में कई बार ये भ्रष्टाचार अव्यवस्था जैसी स्थिति बन जाती। इसलिए गवर्नर जनरल को थोड़ा पावरफुल बनाने के लिए सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर कितने कर दी? 3 कर दी। ये 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में किया गया था। आगे मुख्य घटना, इस एक्ट के बारे में एक बहुत बड़ी घटना है। ये बहुत इंपॉर्टेंस रखती है ब्रिटिश सरकार के लिए, भारत सरकार के, भारत के मामलों को लेकर। पिट्स जो एक्ट है इसको लाने से पूर्व है, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट लाने से पूर्व है, क्या हुआ था? पहला और अंतिम अवसर था जब इस प्रकार का, क्योंकि पिट्स इंडिया किसके लिए लाया गया था? भारतीय मामलों को लेकर आ रहा था। 1784 में बात नहीं थी, लेकिन नहीं आ सके, वो 1784 में इसको लेकर आए। लेकिन 1783 में हुआ क्या था? वहां ब्रिटिश सरकार का पतन हो गया था। ये पहला और अंतिम मामला था जिसको लेकर ब्रिटिश सरकार का पतन हुआ था, भारतीय मामलों को लेकर। इसके बाद न तो कभी भारतीय मामलों को लेकर ब्रिटिश सरकार का पतन हुआ और न इससे पहले कभी पतन हुआ था। ये पहला और अंतिम मामला था, भारतीय मामला था, जिसको लेकर ब्रिटिश सरकार का पतन हुआ था। ब्रिटिश सरकार गिर गई थी। यह बहुत इंपॉर्टेंट, मिलीजुली सरकार थी लॉर्ड फॉक्स और पिट्स की, जो गिर गई थी। इसके बाद 1786 के एक्ट, जब ये एक्ट लाया गया था, उसमें भारत के गवर्नर, भारत के नहीं अपितु बंगाल के गवर्नर जनरल, ध्यान रखना, मैंने बताया भी था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कि गवर्नर जनरल का पद का सृजन किया गया था। गवर्नर जनरल किसका? बंगाल का गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल किसको बनाया गया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस को बनाया गया था। जब 1786 का एक्ट लाया गया था, उससे बड़ा कदम गया था। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट को लाने के जस्ट बाद बन गया था। लेकिन क्वेश्चन वहां ये पूछते हैं कि पिट्स इंडिया एक्ट जब लाया गया था उस समय कौन थे? तो उसमें तो वारेन हेस्टिंग थे। लेकिन जब बन गया उसके बाद 84 में बना दिया था किसको? लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो 1786 के एक्ट में क्या प्रावधान किया गया कि बंगाल का उसमें गवर्नर था लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्या प्रावधान किया गया? गवर्नर जनरल को विशेषाधिकार दिए गए थे। इंपॉर्टेंट, इससे पहले गवर्नर जनरल के पास विशेषाधिकार नहीं थे, क्योंकि जब भी निर्णय लिए थे किसके आधार पे? गवर्नर जनरल जो भी निर्णय लेता बहुमत के आधार पर लेता था। लेकिन इस एक्ट के माध्यम से पहली बार क्या हुआ? गवर्नर जनरल को विशेषाधिकार दिया गया, यानी वीटो पावर। वीटो पावर दिया गया था। वीटो पावर का मतलब यह है कि गवर्नर जनरल यदि कोई भी निर्णय जिसके मामले में अगर सहमत नहीं है तो उस मामले को लेकर वह अपना वीटो पावर ले सकता
है, मना कर सकता है इस पावर के तहत। कुछ मामलों को लेकर विशेषाधिकार थे, उसको सभी मामलों को लेकर नहीं थे। और क्या किया गया था इस एक्ट में? गवर्नर जनरल को क्या बना दिया था? सेनापति का दर्जा दे दिया गया था। अब उस समय सेना, जो भारत में सेनाएं थी ब्रिटिश सरकार की, उसका सेनापति कौन बन गया था? इस एक्ट के माध्यम से 1786 के एक्ट के माध्यम से गवर्नर जनरल को बनाया गया था। ध्यान रखना, कई बार इस क्वेश्चन को पुटअप किया है, कई बार इस प्रश्न को भी एग्जाम में पुटअप किया गया है। अगला बहुत इंपॉर्टेंट 1793 का चार्टर, बहुत इंपॉर्टेंट रखता है अपनी क्लास में, अपने चैप्टर में लेकर। इस चैप्टर में महत्वपूर्ण बात क्या होती है? देखो, ये बात महत्वपूर्ण होती है, इंपॉर्टेंट लाइन है ये। बीओसी, बोर्ड ऑफ ए कंट्रोल के जो सदस्य थे, उनको वेतन किससे दिया जाने लगा? भारतीय राजस्व से दिया जाने लगा, जिसका भारतीयों ने बहुत ज्यादा विरोध किया था। क्यों किया विरोध? क्योंकि ये बीओसी के सदस्य रह रहे थे, कहां थे? इंग्लैंड में, लंदन में रह रहे थे। वहां बैठे बैठे लोग भारत के खजाने से तनख्वाह नहीं, तो भारतीय विरोध नहीं करेंगे क्या? ये इस एक्ट के माध्यम से प्रावधान किया गया, क्योंकि बीओसी के सदस्य ब्रिटिश सरकार के अकॉर्डिंग कि ये काम किसके लिए कर रहे हैं? ये भारतीयों को लेकर कर रहे हैं, तो इसलिए इनकी तनख्वाह भी किससे दी जाए? भारतीय राजस्व से दी जाए। इससे पहले ये अवैतनिक थे, और यहां पहली बार बीओसी के सदस्यों को भारतीय राजस्व से वेतन देने का प्रावधान किया गया था। और क्या हुआ था? इस एक्ट में प्रावधान ये किया गया था क्योंकि जब 1770 का रेगुलेटिंग एक्ट लाया क्यों गया था? इसके पीछे कारण क्या था पता है क्या? इसके पीछे कारण था कि बहुत सी ब्रिटिश सरकार में बहुत सी वहां कंपनियां थी, वो कंपनियां भी सरकार के ऊपर दबाव डाल रही थी कि हमें भी अनुमति दो व्यापार करने की। तो अनुमति दो, तो ध्यान में क्या किया? लोग आपको अनुमति देने से पूर्व हम क्या करते? ईस्ट इंडिया कंपनी में पहले लगाना शुरू करते। 20 वर्षों के लिए उनको अधिकार पत्र दिया गया कि भारत में आप 20 वर्षों तक व्यापार करो। इसलिए ये 1793 से जस्ट 20 बाद में क्या होता है? 1793, इसलिए 1793 का लेके आना पड़ा। और यहां पर भी 20 वर्षों के लिए और दे दिया ईस्ट इंडिया कंपनी को एकाधिकार पूर्वी देशों में। यहां में पड़ा था इस एक्ट में, तो पूर्वी देशों में ईस्ट इंडिया कंपनी को 20 वर्षों के लिए और दे दिया अधिकार कि आप वहां एकाधिकार रखते हैं, आप वहां जाके अपना सामान बेचें, व्यापार करें। तीसरा काम किया गया, बीओसी का जो अध्यक्ष होता था ना, वो मतलब एक वित्त मंत्री होता था। कहां का वित्त मंत्री? ब्रिटेन सरकार का। इसका मतलब ब्रिटिश सरकार का वित्त मंत्री होता था इसका अध्यक्ष। यानी बीओसी में मंत्रिमंडल के सदस्य होते थे सभी। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। इसके बाद 20 साल तक तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि यहां 20 वर्षों तक ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। अब 20 वर्ष जस्ट गिन लो, 1793 प्लस 20 बराबर 1813 का चार्टर एक्ट। 1813 का चार्टर एक्ट का मतलब 13 में कितने? तीन मुख्य बातें इस एक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं तीन बातें। कई बार कई एग्जामों में ये तीनों प्रकार के प्रश्न पुटअप हुए। पहला क्या हुआ था? क्योंकि ब्रिटिश सरकार पर वहां की कंपनियां क्या कर रही थी? दबाव डाल रही थी कि हमें भी पूर्वी देशों में व्यापार करने दो। इन्होंने क्या किया? उनको व्यापार करने की छूट देने के साथ साथ इसके ऊपर भी लगाम लगाना शुरू कर दिया। किस पर? ईस्ट इंडिया कंपनी पर। तो पहली बार इस 1813 के चार्टर एक्ट में क्या प्रावधान किया गया था? चाय एवं चीन पर व्यापारिक एकाधिकारों को छोड़कर, यानी एक तो पूर्वी देशों में ईस्ट इंडिया कंपनी किसका व्यापार करेगी? चाय का। इसके अलावा चीन पर, इन दो को छोड़कर बाकी सब कंपनियों के लिए वहां व्यापार करने की छूट दे दी थी। इस एक्ट में केवल ये दो ही चीजें ईस्ट इंडिया कंपनी के पास रही थी, चाय और चीन। चाय और चीन को छोड़कर, आंदोलन छोड़ के बाकी सभी प्रकार के एकाधिकार इनसे छीन लिए गए थे। किनसे? ईस्ट इंडिया कंपनी से। और दूसरा काम क्या किया गया?
ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रवेश की अनुमति दे दी। यहाँ ईसाई मिशनरियों का मतलब होता है जो ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने वाली संस्थाएं थी, उनको कहा कि जाओ आप पूर्वी देशों में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करो। इसके लिए इस अधिनियम, इस चार्टर में इसका प्रावधान किया गया था। तो ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रवेश की अनुमति मिल गई थी इस एक्ट के, इस चार्टर के माध्यम से। इसके अलावा तीसरा महत्वपूर्ण कई बार क्वेश्चन, भारतीयों को या शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए का बजट प्रावधान किया गया था, बजट का, कि भारतीयों को पढ़ाने के लिए 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष दिए जाएंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी इनका वहन करेगी। इसको भी लाने के पीछे ये उद्देश्य था कि क्योंकि भारतीय क्या नहीं थे, अंग्रेजी शिक्षा से परिचित नहीं थे, दोनों को शिक्षित करो। इसके लिए इन्होंने इस 1813 के चार्टर के माध्यम से शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए के बजट का प्रावधान किया गया था 1813 के चार्टर में। इस प्रकार से हमने आज की क्लास में पढ़ा 1784 का पीस इंडिया एक्ट, जिसमें बहुत से प्रश्नों के बारे में, द्वैत शासन के बारे में पढ़ा था, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी की परिषद संख्या घटा दी गई थी, बीओसी के बारे में पढ़ा था, बीओडी के बारे में पढ़ा था, ब्रिटिश सरकार का पहली बार पतन हुआ है उसके बारे में इस क्लास में पढ़ा था। तो चलो दोस्तों एक बार स्क्रीनशॉट ले लो सभी। चलो अब अगली क्लास में पढ़ेंगे 1833 का चार्टर और 1853 का चार्टर और 1858 का बाल शासन अधिनियम। इन तीनों चैप्टरों को पढ़ने के साथ हम ईस्ट इंडिया कंपनी को यहां से रवाना कर देंगे और भारत में पूर्णतः ब्रिटिश शासन की हुकूमत शुरू कर देंगे। इसके बाद 1858 को पढ़ने के बाद हम 1861, 1892, 1909, 1919, 1945 और 1947 को पढ़ते हुए फिर वहां से शुरू करते हैं हम भारतीय संविधान। भारतीय संविधान को पढ़ने से पहले इतनी बातों और ज्ञान जानना जरूरी है, और इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में जितने भी तथ्य छुपे हुए हैं उन सबको सभी क्लासों में आपके सामने उजागर किया जाएगा। कोई भी तथ्य छुपा नहीं रहेगा, इसलिए आप लगातार ऑनलाइन क्लास लेते रहें। अपने लगभग 40 क्लासों में हम संविधान को कंप्लीट कर लेंगे। तो आप 40 क्लासों तक सेम बनाए रखें। आपकी 40 क्लासों में भारत का संविधान पूरी तरह कंठस्थ हो जाएगा। ट्रिक के माध्यम से भी बहुत सी चीजें हम क्लियर कराएंगे आपको। तो चलो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट टाइम दोबारा मिलते हैं अगली क्लास में हम। चलो थैंक्स।